हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के ऊपर। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमें इसके प्रकार के बारे में जान लेना चाहिए कि हमारे पास अलग-अलग तरह की अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। जो हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। किसी देश का पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई है, किसी देश ने समाजवाद की व्यवस्था अपनाई है, किसी देश ने इन दोनों के मिक्सचर को भी अडॉप्ट किया है। तो इन तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है? अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हम इसको मोस्टली इसके बेसिस में अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करें, तो इसके कुछ एक पैरामीटर्स रहते हैं दैट इज़ कि इट्स कैटेगराइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिस्पांसिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, साथ ही साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क कैपिटलिस्टिक स्टेट्स एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। अगर हम मोटे तौर से इसको डिवाइड करें देन द वी फाइंड द थ्री काइंड्स ऑफ डिवीजन इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज रिलेटेड अबाउट द कि जैसे हमने बात की कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में क्या है कि वो सारे देश जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, यानी कि जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है, वो देशों ने महत्वपूर्ण रूप से कैपिटलिज्म को अपनाया है। समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि जहाँ पर सरकार का नियंत्रण संसाधनों के ऊपर ज़्यादा रहा, तो वहाँ पर सोशलिज्म का उदय हुआ। यानी कि जितने भी हमारे पास संसाधन थे, उनके ऊपर अगर सरकार का पूरा कंट्रोल रहा है, तो वो हमारे पास सोशलिज्म डेवलप करके आया है। उसके बाद हमारे पास तीसरी ऐसी भी अर्थव्यवस्था है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें हम मोस्टली ये देखते हैं कि ये दोनों का ही मिक्सचर है, जहाँ पर एक तरफ पूंजीवाद है, दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे समाजवाद भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों के इसमें कुछ तथ्य लिए गए हैं जो बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे चलाने में काम आ सके। तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो जैसा जैसा कि पहला है कि फ्री मार्केट सिस्टम, ठीक है? जो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे, ठीक है, ऑल मार्केट्स विद इन आर फ्री, मतलब कि जहाँ पर कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई आपको बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन दी गई है। आपकी मार्केट फ्री है, वहाँ पे आप फ्रीली अपना काम कर सकते हैं। सो दिस रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ property rights, but no coercive regulations, no coercive subsidization, no coercive government imposed a monopolistic monetary system and no coercive governmental monopolies। अब इसमें मोटे-मोटे तौर से अगर आपको मैं बताऊं तो ये इसको आप आसान भाषा में समझने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंट्रोल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास उत्पादन के साधन है उसके ऊपर किसी तरह का सरकारी कंट्रोल नहीं रहेगा, या किसी तरह की कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि या कोई एकाधिकार नहीं है संसाधनों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट के फीचर में आती है, ठीक है? यानी कि जो हमारे स्वतंत्र मार्केट है, स्वतंत्र बाज़ार है, तो उसको हम उन तथ्यों के आधार पे समझ सकते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है कि पूरी तरह से फ्री विल है काम करने की। वहाँ पर सरकारी तंत्र की, या आप मोनोपोलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या आप संसाधनों के यूज़ को, दोहन करने को देखें, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फ्रीली हमें दी जाती है। उसके बाद आता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर नियोजन किया जाता है, यानी कि वहाँ पे प्लानिंग की जाती है। कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर काइंड्स ऑफ प्लान बनाए जाते हैं। तो इसको हम दूसरी भाषा में कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कई बार या इसको कमांड इकोनॉमी के बेसिस पे भी पूछ लिया जाता है कि कमांड इकोनॉमी क्या है। सो कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी इज सेम। तो इसमें तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है प्लान्ड इकोनॉमी में, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन चीज़ों के ऊपर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है।
कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि डिटरमाइन द गवर्नमेंट्स प्रेफरेंसेस, कि भाई सरकार क्या क्या चीज़ें पैदा करना चाहती है, ठीक है। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरह से पैदा करना है, कि किन को रोजगार देना है, किन को नहीं देना है, कैसे ये साधन यूज़ करने हैं, ठीक है, इसको लेबर इंटेंसिव बनाना है या मशीन इंटेंसिव बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में आएगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए पैदा किया जाए, तो इसमें भी प्रेफरेंसेस क्या रहेगी कि हम किस पॉपुलेशन को टारगेट करें, ठीक है, लोअर स्टेटा ऑफ इकोनॉमिक को इसमें टारगेट किया जाए, या मिडिल फैमिली को टारगेट किया जाए, या हायर फैमिली को टारगेट किया जाए जो कि रिच फैमिली है, उनको टारगेट करके प्रोड्यूस करना है। तो ये सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट है प्लान्ड इकोनॉमी के, जब भी हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल रहता है, और इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें दोनों ही बराबर पार्टिसिपेशन अपनी देते हैं, अपनी दोनों की भागीदारी रहती है, कि जिसमें कि आप पूंजीवाद का भी कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे और समाजवाद की भी उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहेगी। इसी तरह से अगर हम देखें, देयर इज नो one single definition for the mixed economy, but relevant aspects include a degree of private economic freedom, including privately owned industry, intermingled with centralized economic planning and government regulations, which may include regulation of the market for environment concern and social welfare or efficiency, or state ownership and management of some of the means of production फॉर नेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने क्या क्या देखा कि भाई इसमें प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी अपने संसाधनों को मैनेज करता है, और सरकार भी अपने संसाधनों को मैनेज करती है। दोनों ही मिलजुल के संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर को अचीव किया जा सकते, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या आप जीडीपी है, उसको एवरी टाइम इंक्रीज किया जा सके। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट के पार्ट्स है मिक्स्ड इकोनॉमी के। फिर आता है हमारे पास व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि इसमें क्या है कि बेसिक एलिमेंट्स में हम इसमें लेते हैं कि टू पोजेस मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, जैसे कि फार्म्स है, फैक्ट्रीज है, स्टोर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें ऑनरशिप होती है इसमें। टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल डिसीजन, कोऑपरेटिव्स एंड पार्टिसिपेटरी इकोनॉमी, ठीक है, एंड टू ट्रेवल, नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द आइटम्स इन कॉमर्स, टू मेक डील्स इन पर्सन फॉर वर्कर्स एंड ऑनर्स टू गो वेयर नीडेड। तो इसमें इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी आपके पास इकोनॉमी के अंदर कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फ्री रखा जाता है, और गवर्नमेंट का जो यहाँ पे रोल रहता है वो जस्ट एक कंट्रोल का रोल रहता है। वो कंट्रोलर होती है गवर्नमेंट आपके ऊपर, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, उस दायरे के अंदर वो काम करते हैं, और बाकी जितना भी उनका प्रॉफिट मोटिव्स होते हैं वो अपने फुलफिल करते हैं सभी, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, अब बात आती है नेशनल इनकम की। जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी है तो हम इसमें राष्ट्रीय आय की भी बात करेंगे। अब राष्ट्रीय आय का मतलब है कि सबसे पहले इसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, आमतौर पर आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपर में आता है, और मोस्टली करंट अफेयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जीडीपी क्या है, और जीडीपी कभी डाउन होता है, कभी अप हो जाता है, जीडीपी का बढ़ना क्या अच्छा है या बुरा है देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि total market value of all final goods and services currently produced within the domestic territory of the country in a financial year, यानी कि देश की
जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी टेरिटरी है, इसके अंदर जितना भी उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं का हुआ है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि औसत घरेलू उत्पादन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी उत्पादन हो सकता है वस्तु एवं सेवाओं का। तो इसमें 4 चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया है कि द 4 थिंग्स मस्ट बी नोटेड रिगार्डिंग to this definition. First is to measure the market value of annual output of goods and services currently produced. This implies the GDP is a monetary measure. ठीक है, हमारे पास इसमें 4 कंपोनेंट है। एक तो मॉनेटरी मेजर, जब हम मार्केट वैल्यू पे वस्तु एवं सेवाओं को मेजर करते हैं। दूसरा कह रहा है कि द कैलकुलेटिंग GDP accurately all goods and services produced in a given year must be counted only once so as to avoid double counting. So GDP should include the value of only final goods and services, ignoring the transacting involving intermediates goods. यानी कि इसमें पहला पॉइंट तो देखिए कि मार्केट वैल्यू पे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करेंगे, तो या मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। और साथ ही साथ इसके बाद जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको उसमें हम किन वस्तुओं को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे फाइनल गुड्स को लेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट्स को नहीं लेंगे। तो या कहीं पे वेयर हाउस वगैरह में रखी है गुड्स है, उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। जब फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स तैयार हो गई है, उसी को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास, द थर्ड जीडीपी इंक्लूड ओनली करंटली produced goods and services in a year. Market transaction involving goods produced in the previous period, such as old house loan, old car loan, and factories building earlier, are not included in the GDP. यानी कि अगर प्रीवियस ईयर में हमने किसी तरह का कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, और वो बन रहा था और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या है कि इसमें नहीं इंक्लूड करें, क्योंकि उसकी जो बेसिक कॉस्टिंग है वो हम प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो इसलिए हम डबल काउंटिंग से बचने के लिए उन सारी चीज़ों से जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन है या सेलिंग एंड परचेजिंग हुई है, तो उसको हम वहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। लास्टली अगर हम देखें तो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय नेशनल्स और नॉन नेशनल्स, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो देश के अंदर वो चाहे देश के सिटीजन है, नागरिक है, या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी किसी भी तरह की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया, वो सभी की सभी चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जीडीपी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि औसत राष्ट्रीय आय। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर जितनी भी हमारी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, प्लस इसमें क्या करते हैं हम, प्लस इसमें करते हैं जीएनपी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड। यानी कि जो हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल रेजिडेंट है, एनआरआईज वगैरह है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। देयरफॉर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं हमारे, तो उनके द्वारा जो भी इनकम अर्जित की जाती है उसको भी हम जब जीडीपी में जमा करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए औसत राष्ट्रीय आय बन जाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है एट मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि बाजार कीमत पर क्या कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। उसमें से हम जो डेप्रिसिएशन हुआ है हमारा कैपिटल का हुआ है या फॉल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टियर के कारण, यानी कि किसी भी रीजन से,
ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जब हम किसी भी मशीनरी का यूज़ करेंगे या बिल्डिंग का यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो टूट-फूट होती रहेगी। तो उसके जो खर्चा हमें देना पड़ता है, उसको माइनस करके और वो माइनस कहाँ से करना है हमने? जीएनपी से, यानी कि जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ था, उससे हमने अपना डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वो था मार्केट कॉस्ट। अब क्या है यहाँ पे? मार्केट प्राइस पे, अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि हम इसमें क्या करें? फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड paid to factors for their contribution to the productions of goods and services in a year। क्लियर? यानी कि एक साल के अंदर जितना भी हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हुआ है, किसके माध्यम से? वेज, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को पे करके फैक्टर पेड टू द फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि ये वेज, रेंट और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? वेज लेबर को दिया जाएगा। या आप यहाँ पर सिंपल भाषा में देखिए, वेज लेबर को दिया जाएगा। रेंट किसको दिया जाएगा? रेंट हमारे पास है, सॉरी, लैंड के लिए दिया जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल में दिया जाएगा, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप अर्न करेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों को ले रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली हमारे पास सिंपल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उभर के आ रहा है वो ये आ रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से जब हम माइनस क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, अगर इनको हम इस तरह से माइनस एंड प्लस कर देंगे, सब्सिडी को इसमें ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट है दैट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब है कि व्यक्ति की पर्सनल आय। ठीक है, व्यक्तिगत आय। पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। और national income, there are some income which is earned but not actually received by household, such as social security contribution, corporate income tax and undistributed profit. On the other hand, there are income transferred payment which is received but not currently earned, such as old age pension, unemployment reliefs payment etc. उसके बाद इसमें देयर फॉर पर्सनल इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है कि इसमें नेशनल इनकम को माइनस उसमें से सोशल सिक्योरिटी कर देंगे। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जैसे कि ओल्ड एज पेंशन वगैरह है उसको हम इससे माइनस कर देंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया है वो भी माइनस कर देंगे, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ठीक है, जो अभी तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, जो ट्रांसफर पेमेंट है उसको हमें पर्सनल इनकम में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल का टोटल क्या आ जाएगा? हमारे पास पर्सनल इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।